Hello my dear friends, Adab Assalamu alaikum. Here I am Nabahat Usna and welcome to our channel Motive Study. My dear friends, इस वीडियो में हम कर्नाटका टीटी 2014 पेपर 2 के उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 2014 पेपर 1 को एनालाइज किया था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये प्लान था कि उर्दू बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जिसकी मादरी जबान उर्दू हो वो तो इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर ही सकते हैं। तो मेरा ये प्लान था कि उर्दू के वीडियोस को बाद में अपलोड किया जाए, लेकिन हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर इसका निगलेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम जितना इसको पढ़ेंगे, जितना इसको रिवाइज करेंगे, ये बहुत कम होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पेपर 2 उर्दू के 2014 को एनालाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्सा अलीफ, नीचे दी गई हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिलात में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करें। सवाल नंबर 1 से 8। उर्दू अदब में जहां शायरी की अहमियत और नसरी अदब में इंशाइया, मखालात, नॉवेल, अफसाना वगैरह की अहमियत है, वहीं मजमून निगारी भी बड़ी अहम है। मखालात, नॉवेल, अफसाना वगैरह एक खास सांचे और ढांचे में लिखे जाते हैं और ड्रामे को किरदार, स्टेज वगैरह का ख्याल करके लिखा जाता है। लेकिन चंद मौज़ूआत ऐसे भी होते हैं जिनके लिए किसी खास सांचे या ढांचे की जरूरत नहीं होती। मसलन मजहबी, सियासी, समाजी, माशरती, साइंसी और फलसफाना मौज़ूआत व ख्यालात के लिए इजहार का जरिया मज़ामीन होते हैं। इस तरह अदबी और गैर अदबी दोनों किस्म के मौज़ूआत को अपने घेरे में लेने वाले मज़ामीन ही होते हैं। नई नई तख्लीक़ात और इजादात को अवाम से मुतारुफ कराने में मज़ामीन बड़ी अहमियत रखते हैं। माशी एतबार से भी मज़ामीन फ़ायदेमंद होते हैं। अखबारात और रिसाइल मज़ामीन छापते हैं और लिखने वाले को मुआवजा अदा करते हैं। सियासी मज़ामीन हुकूमतों पर बहुत असरअंदाज होते हैं, कई बार हुकूमतों को बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इनके मज़ामीन को कौन भूल सकता है भला, जिनकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हें हल गई थीं। ऐसे फलसफियाना और मजहबी मज़ामीन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहरीरें आज भी इतनी ही पुरअसर और अहम है। मज़ामीन की वजह से अवाम कंप्यूटर से मुतारुफ हुए हैं। तनकीदी मज़ामीन के बदौलत ही अदब के नए रुझानात से वाकिफियत होती है और शायर और अदीबों को तजुर्बात करने का मौका मिलता है। सदियों के तजुर्बात व तख्लीक़ात हम तक इन्हीं मज़ामीन के जरिए पहुंचते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक थी इबारत। अब इससे मुताल्लिक़ 1 से 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। Here the question is इंशाइया, मुखालात और नावल, अफसाना वगैरह शामिल हैं। असनाफ़े सुख्न में, नसरी अदब में, सैर व तफरीह में या फिर खेल कूद में। माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा था? द फर्स्ट क्वेश्चन इज नसरी अदब में इंशाइया, मुखालात, नावल, अफसाना वगैरह की अहमियत है, वही मजमून निगारी भी बड़ी अहम है। तो हमने क्या पढ़ा था? नसरी अदब में इन सभी की अहमियत है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? नसरी अदब में। हियर द आंसर इज सेकंड। इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा वक्त ना लगाइएगा ताकि इसमें बचा हुआ वक्त आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, साइंस सब्जेक्ट को सॉल्व करने में दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है किरदार, स्टेज, मुकालिमे, इनका ताल्लुक इस सन्फ़े अदब से है। जैसे कि हमने पढ़ा था, इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था, इसीलिए यहाँ पे टिक नजर आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, किरदार, स्टेज, मुकालिमे, जैसे कि हमने इबारत में पढ़ा था, इनका ताल्लुक किस सन्फ़े अदब से है? ड्रामे से है। हियर द क्वेश्चन इज तजुर्बात व तख्लीक़ात हम तक अखबार के जरिए पहुंचते हैं, रेडियो के जरिए पहुंचते हैं, हुकूमत के जरिए पहुंचते हैं या फिर मज़ामीन के जरिए पहुंचते हैं? तो इसका आंसर है मज़ामीन के जरिए पहुंचते हैं। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तख्लीक़ात का वाहिद
کیا ہے؟ تحقیق، تنقید، تخلیق یا پھر مخلوق؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ تخلیق۔ تخلیق کی جمع ہے تخلیقات اور تخلیقات کا واحد ہے تخلیق۔ اوکے، ہیئر دا کوشچن از ان کے مذہبی اور فلسفیانہ مضامین آج بھی پر اثر اور اہم ہیں۔ کن کے؟ ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کے مذہبی اور فلسفیانہ مضامین آج بھی پر اثر اور بہت اہم ہیں۔ ہیئر دا نیکسٹ کوشچن از معاشی اعتبار سے بھی فائدے مند ہوتے ہیں۔ کیا فائدے مند ہوتے ہیں؟ مضامین، مقالات، ناول یا تحریریں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مضامین جو ہیں وہ معاشی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں ادبی اور غیر ادبی قسم کے موضوعات ہوتے ہیں، تخلیقات ہوتے ہیں، رسائل ہوتے ہیں یا پھر مسائل ہوتے ہیں؟ اردو ادب میں ادبی اور غیر ادبی قسم کے موضوعات ہوتے ہیں۔ Here the next question is ان کے مضامین انگریزی حکومت کی چولیں ہلا دی تھیں۔ کن کے مضامین؟ مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، سر سید احمد یا پھر نیاز فتح پوری؟ تو کن کے مضامین ہیں جو انگریزی حکومت کی چولیں ہلا دی تھیں؟ تو آنسر ہے محمد علی جوہر کے مضامین انگریزی حکومت کے چولہیں ہلا دی تھیں۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، یہاں تک ہم نے عبارت کے کوشچنز کو سالو کر لیا جو کہ 1 تا 8 تھے۔ اب یہاں پہ ہم نظم کے کوشچنز کو سالو کریں گے جو کہ 9 تا 15 ہیں۔ نیچے دی گئی نظم کو بغور پڑھیے اور نیچے دیے گئے متبادلات میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اوکے، یہاں پہ نظم پڑھیے گا، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں میں گرے کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، اللہ اکبر، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، سیست فاخوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پر روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ صحیح بات ہے، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتجاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا ہم اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین۔ اب مائی ڈیئر فرینڈس، اس نظم سے متعلق 9 سے 15 کوشچنز دیے گئے ہیں، ہم ان کو سالو کرنا ہوگا۔ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ نفسیاتی انسانی زندگی کی زبوں حالی، جنگ کی تباہ کاریاں یا پھر جنگ بندی اور عالمی امن؟ تو جنگ بندی اور عالمی امن، جیسے کہ ہم نے نظم میں پڑھا تھا کہ شاعر جنگ پہ بھی فوکس کر رہے ہیں اور عالمی امن دنیا میں قائم کرنے کے لیے بھی سجیسٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے جنگ بندی اور عالمی امن۔ دین اگلا سوال ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ اس سے ماحول آلودہ ہوتا ہے، یہ تباہی کا باعث ہے، یہ خود ایک مسئلہ ہے جو دیگر مسائل پیدا کرتی ہے، یہ کھیتوں کو جلاتی اور زمینوں کو بنجر کرتی ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، جیسا کہ شاعر نے یہ کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ صحیح بات ہے، تو یہاں پہ یہ خود ایک مسئلہ ہے جو دیگر مسائل پیدا کرتی ہے، ابھارتی ہے، تو اس کا آنسر ہے 3۔ اگلا سوال ہے، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جنگ مشرقی ممالک میں ہو یا مغربی ممالک میں، یا پھر جنگ خواہ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، جنگ چاہے صبح میں یا شام میں ہو یا پھر جنگ زمین پہ لڑی جائے کہ آسمانوں میں، تو جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، یعنی کہ شاعر کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ کو ہٹاؤ، جنگ کو شانت کرو، اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو ہی بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو ہی بہتر ہے، تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے
ऑप्शन नंबर 2, जंग ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जंग तो खुद ही एक मसला है। अगला सवाल है, शायर जंग से ग्रेज क्यों कर रहा है? वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है, उसका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, उसका मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता, या फिर वो खून खराबे से डरता है। तो जैसा कि हमने नज़म में पढ़ा था, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है। वो खुद कह रहा है, ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों में गिरे के सरहदों पर रूह तामीर जख्म खाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है। यहाँ पे अगला सवाल है, जश्न का मुतजाद क्या है? मुतजाद यानी कि जिद, उसका उल्टा। जश्न का मुतजाद क्या फतह है, क्या बांझ है, क्या एहतजाज है, या फिर सोग है? जश्न का मुतजाद, उसका जिद क्या है? सोग है, सोग मनाना। अगला सवाल है, शमा का जलना ये किसकी अलामत है? खुशी की, मातम की, डर की, या पछतावे की? पछतावे की तो नहीं है, डर की नहीं है, मातम की नहीं है, खुशी की है। शायर खुद यह कह रहे हैं, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है, यानी खुशी की झलक दिखती रहे तो बेहतर है। अगला सवाल है, इस नज्म की हैयत क्या है? यानी कि ये नज्म की खासियत, हैयत क्या है? ये नज्म एक मुरब्बा नज्म है, जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे हैं। मुरब्बा नज्म यानी कि जिसके हर बंद में 4 मिसरे हैं, और मुरब्बा नज्म के ज्यादातर चारों मिसरे हम खाफिया होते हैं। हम खाफिया यानी कि एक जैसे रहना। माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक नज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां से पेडागोजी स्टार्ट होती है। सवाल है, खुवत गोयाई इन्हिसार है किस पे? खुवत गोयाई, गोयाई यानी कि बोलने, बोलने की खुवत किस पे डिपेंड है, किस पे मुनहसिर है, किस पे इन्हिसार है? तो यहाँ पे देखिए, 4 स्किल्स को अच्छे से याद रखें। LSRW, L यानी कि लिजनिंग, L यानी कि लिजनिंग, S यानी कि स्पीकिंग, R यानी कि रीडिंग, एंड W यानी कि राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ओके, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज अच्छे से याद रखें। माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी स्किल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। बच्चा जब तक अच्छा सुन नहीं पाएगा, तब तक अच्छा बोल नहीं पाएगा। जब तक अच्छा बोल नहीं पाएगा, तब तक अच्छा पढ़ नहीं पाएगा। ओके, जब तक अच्छा पढ़ नहीं पाएगा, तब तक अच्छा लिख नहीं पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। खुवत गोयाई इन्हिसार है किस पे? यानी कि बोलने की खुवत किस पे डिपेंडेंट है? लिजनिंग पे डिपेंड है। जब तक बच्चा अच्छा सुन नहीं पाएगा, जब तक अच्छा बोल नहीं पाएगा। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? सुनने पे डिपेंडेंट है। ये इन्हिसार है किससे? मुंसलिक है किससे? सुनने से। तो आंसर है इसका नंबर 3। यहां पे अगला सवाल है, बच्चों में मुसव्विरी से फरोग पाने वाली महारत कौन सी है? मुसव्विरी यानी कि ड्राइंग जो करते हैं ना हम, खत्ताती वगैरह, उसको कहते हैं ड्राइंग करना, या फिर तस्वीरें बनाने का जो स्किल है, ड्राइंग की जो स्किल है, तस्वीरें बनाने का जो हुनर है, हम उसको मुसव्विरी कहते हैं। बच्चों में ड्राइंग से यानी मुसव्विरी से फरोग पाने वाली कौन सी महारत है? क्या ये गोयाई है? क्या ये गोयाई है, समाई है, ख्वांदगी है, या फिर तहरीरी है? तो यहाँ पे क्या आता है इसका आंसर? तहरीरी आता है। ओके, बच्चों में मुसव्विरी से फरोग पाने वाली महारत कौन सी है? ड्राइंग यानी कि लिखने से मुताल्लिक है, तो तहरीरी। अच्छे से याद रखें, गोयाई यानी कि बोलना, स्पीकिंग, समाई यानी कि सुनना, लिजनिंग, ख्वांदगी यानी कि पढ़ना, रीडिंग, तहरीरी यानी कि लिखना, राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में तलफ्फुज की गलतियों को दूर करने के लिए तलफ्फुज की गलतियों को नजरअंदाज करना, तलफ्फुज की गलतियों को दोहराना, तलफ्फुज की गलतियों की बार बार इस्लाह करना, या फिर तलफ्फुज की गलतियों को दूसरे बच्चों के सामने दोहराना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी में से
थर्ड ऑप्शन पे आप गौर कीजिएगा तो ये बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन बता रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो पॉजिटिव ऑप्शन है उसको चूज करें, और ये भी देखें उसके आगे पीछे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन बहुत ज्यादा सुइटेबल है। तो यहाँ पे बच्चों में जो तलफ़ुज़, जो अदायगी की में जो गलतियां पेश आती हैं, अगर हम उसको दूर करने के लिए जो तरीका अपनाएंगे वो कौन सा तरीका होगा? तलफ़ुज़ की गलतियों की बार बार इस्लाह करना, उसको सही करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारत मुताले की जांच। मुताले यानी कि पढ़ना। अब ये जो पढ़ने की जो स्किल है, रीडिंग की जो स्किल है, उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे जांच करते हैं? उसकी बुलंदख्वानी से करते हैं, खामोश ख्वानी से करते हैं, बुलंदख्वानी और अदाकारी से करते हैं, या फिर बुलंदख्वानी, तलफ़ुज़ और तर्ज़े अदायगी से करते हैं। तो महारत मुताले की जांच किससे की जाती है? बुलंदख्वानी, तलफ़ुज़ और तर्ज़े अदायगी से की जाती है, रवानी से की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाअत पर तवज्जो देने वाले तलबा में सुनने पे गौर करने वाले, यानी कि जिस बच्चे की लिसनिंग स्किल बेहतरीन तरीके से डेवलप हुई है, समाअत की जो हुनर है, समाअत सुनने का जो हुनर है अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, तो हम उसको, उस तलबा को क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑप्शन है गलत मतलब को अख्ज़ करने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। नहीं है, तो ऐसे तो नहीं है। वाक़यात, जज्बात और एहसासात फरोग पाते हैं। गलत तलफ़ुज़ की आदत पड़ जाती है। ये भी नहीं है। ज़बान की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है। ऐसे भी नहीं है। समाअत पर तवज्जो देने वाले तलबा जो होते हैं उनमें वाक़यात, जज्बात और एहसासात फरोग पाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है तदरीस ज़बान के लिए निहायत ज़रूरी अमल कौन सा है? तदरीस ज़बान के लिए निहायत ज़रूरी अमल कौन सा है? वसाइल तदरीस का तयन, मकसद तदरीस का तयन, तलबा की इनफरादी इख्तिलाफात का तयन, या फिर तदरीसी माहौल का तयन। माय डियर फ्रेंड्स, तदरीस ज़बान यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के दौरान में इनमें से कौन सा ज्यादा अमल जरूरी है? वसाइल तदरीस यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है हम उसको वसाइल तदरीस कहते हैं। ओके, ये तो नहीं होता। मकसद तदरीस का तयन, हाँ यही होता है। यानी कि टीचर अगर प्री प्लान रहा, पूरा वेल प्लान रहा, तभी हम तदरीस की जबान को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो मकसद तदरीस का तयन ही एक ऐसा अमल है जो तदरीस की जबान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तलबा की इनफरादी इख्तिलाफात का तयन ये जरूरी नहीं है। तदरीसी माहौल का तयन ये भी जरूरी नहीं है। मकसद तदरीस का तयन बेहद जरूरी है। अगला सवाल है जबान की तदरीस की इब्तिदाई 4 मराहिल की सही तरतीब क्या है? क़ब्ल अज़ इक्तिसाबी सरगर्मी, तमहीदी सरगर्मी, इक्तिसाबी सरगर्मी, मशक़ी सरगर्मी, मशक़ी सरगर्मी, क़ब्ल अज़ इक्तिसाबी सरगर्मी, इक्तिसाबी सरगर्मी, या फिर तमहीदी सरगर्मी, तमहीदी सरगर्मी, मशक़ी सरगर्मी, क़ब्ल अज़ इक्तिसाबी सरगर्मी, या फिर इक्तिसाबी सरगर्मी, तमहीदी सरगर्मी, क़ब्ल अज़ इक्तिसाबी सरगर्मी, इक्तिसाबी सरगर्मी, या फिर मशक़ी सरगर्मी। माय डियर फ्रेंड्स, जबान की तदरीस के इब्तिदाई 4 मराहिल की सही तरतीब अच्छे से आप याद रखें। यहाँ पे 5 मराहिल हैं टोटल। सबसे पहले आता है तमहीदी सरगर्मी। तमहीदी सरगर्मी। सेकेंड नंबर पे आता है क़ब्ल अज़ इक्तिसाबी सरगर्मी। ओके, थर्ड नंबर पे आता है इक्तिसाबी सरगर्मी। देन फोर्थ है मशक़ी सरगर्मी। देन फिफ्थ है इत्तलाक़ी सरगर्मी। देन सिक्स्थ है मुहासिबाती सरगर्मी। आप अच्छे से इन स्टेप्स को याद रखें। आप अच्छे से इन स्टेप्स को याद रखें। सबसे पहला स्टेप है तमहीदी सरगर्मी। तमहीदी सरगर्मी, क़ब्ल अज़ इक्तिसाबी सरगर्मी, इक्तिसाबी सरगर्मी,
مشقی سرگرمی, اطلاقی سرگرمی اینڈ دین محاسباتی سرگرمی. سو مائی ڈیئر فرینڈس, سب سے پہلے کیا آتا ہے یہاں پہ, غور کیجیے گا, تمہیدی سرگرمی آتا ہے, قبل از اکتسابی سرگرمی آتا ہے, اکتسابی سرگرمی آتا ہے اور مشقی سرگرمی آتا ہے. تو ہم یہاں پہ آپشن نمبر 4 پہ فوکس کریں گے. تو اس کا آپشن ہے آپشن نمبر 4. یہاں پہ سوال ہے, گھریلو مشق کے طور پہ دیے جانے والے سوالات کیسے ہونا چاہیے؟ مشکل ہو, جو بچوں کے ذہن پر بوجھ ڈالیں؟ نہیں, ایسے تو غلط ہوگا. پیچیدہ ہوں, جنہیں صرف والدین ہی حل کر سکیں, اس سے تو بچے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. فکر انگیز ہوں جن سے بچوں کی ذہنی تشکیل ہو. ہاں ایسے ہو سکتا ہے. بچوں کی ذہنی استعداد سے بعید ہو, ایسے تو ہو نہیں سکتا. بچوں کی ذہنی جو طاقت ہے وہ اس سے بعید ہو, یعنی وہ اس سے, اگر بچہ 5th اسٹینڈرڈ کا ہے, اگر ہم 8th اسٹینڈرڈ کے کانسیپٹ کو اگر ہم اس کو ہوم ورک دیں گے تو کیا وہ کر پائے گا؟ نہیں نا, تو یہ بھی غلط ہوگا. تو فکر انگیز ایسے ٹائپ کے کوشچنز ہونے چاہیے جس سے بچوں کی ذہنی تشکیل ہو. تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 3. اگلا سوال ہے, زبان کی درسی کتاب جو ہے زبان کی تدریس کے لیے متن فراہم کرتی ہے, قدر پیمائی کے اقدار کو متعین کرتی ہے, تدریسی وسائل کی نشاندہی کرتی ہے, یا پھر تدریس کے وصول کو مہیا کرتی ہے؟ مائی ڈیئر فرینڈس, اس کوشچن میں یہ پوچھ رہا ہے کہ جو زبان کی جو درسی کتاب ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ زبان کی تدریس کے لیے متن فراہم کرتی ہے. اب کتاب ہے تو اس میں obviously کنٹینٹ ہوگا ہی, تو اس کا آپشن ہے آپشن نمبر 1. اگلا سوال ہے, کثیر درجاتی جماعت کی تدریسی مسائل کا آسان حل کیا ہے؟ تقریری طریقہ تدریس سے ممکن ہے, سماعی و بصری وسائل کے استعمال سے ممکن ہے, کھیلو اور سیکھو طریقہ تدریس سے ممکن ہے, جماعت میں گروہی سرگرمیوں سے ممکن ہے. مائی ڈیئر فرینڈس, اس کوشچن میں یہ پوچھ رہا ہے کہ کثیر درجاتی جماعت کی تدریسی مسائل کا آسان حل, یعنی کہ اگر ایک ٹیچر 2-3 کلاسز کو خود اکیلے ہی سنبھال رہی ہو تو اس کے تدریس کے دوران میں آسان حل کیا ہوگا کہ تقریری طریقہ تدریس سے وہ کلاس کو اچھے سے سنبھال پائے گی, یا پھر سماعی و بصری وسائل کے استعمال سے کیا یہ پاسبل ہے, یا پھر کھیلو اور سیکھو طریقہ تدریس سے کیا پاسبل ہے, یا پھر جماعت میں گروہی سرگرمیوں سے یہ ممکن ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سماعی و بصری وسائل کے استعمال سے ٹیچر کثیر درجاتی جماعت کی تدریسی مسائل کو آسان بنا سکتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, مہارت سماعت و گویائی کو بطور ذریعہ استعمال کرتے ہوئے بچے, یعنی کہ سننے اور بولنے کی جو مہارت ہے اس کو بطور ذریعہ استعمال کرتے ہوئے بچے کہانیاں قصہ دوسروں کو سنا سکتے ہیں, ریڈیو پر گیت سن کر خوش ہو سکتے ہیں, موسیقی پر رقص کر سکتے ہیں, یا پھر املا لکھ سکتے ہیں. مائی ڈیئر فرینڈس, مہارت سماعت و گویائی یعنی سننے اور بولنے میں مہارت جو ہے اس کو بچے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ کہانیاں قصہ دوسروں کو سنا سکتے ہیں. اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 1. اگر ہم سیکنڈ پہ دیکھیں گے تو ریڈیو پر صرف سننے کا ہے, بولنے کا نہیں ہے. دین موسیقی پر رقص کر سکتے ہیں, اس میں صرف رقص کرنے کا ہے, اس میں بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. املا لکھ سکتے ہیں, یہ لکھنے میں ہو گیا. تو اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 1. اگلا سوال ہے, اصلاحی تدریس کا اہم مقصد کیا ہے؟ اساتذہ کے لیے دشواریاں پیدا کرنا, طلبہ کے غلط تصورات کی اصلاح کرنا, والدین سے داد تحسین حاصل کرنا, یا پھر طلبہ کو ہمیشہ مصروف رکھنا. مائی ڈیئر فرینڈس, تدریسی اصلاحی تدریس کا اہم مقصد کیا ہے؟ تدریس کے دوران میں اس کو اصلاح کرنا, اس کو صحیح کرنا. اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ اساتذہ کے لیے دشواریاں پیدا کرنا تو ہو نہیں سکتا. طلبہ کے غلط تصورات کی اصلاح کرنا, ہاں یہ ہو سکتا ہے. والدین سے داد تحسین حاصل کرنا, یہ بھی تو آپشن ہو نہیں سکتا. طلبہ کو ہمیشہ مصروف رکھنا, یہ بھی آپشن ہو نہیں سکتا. تو اس کا آپشن نمبر 2 ہے. اگلا سوال ہے, قواعد کے اعتبار سے صحیح جملہ, میں فیضان کو کتاب دیا, میں نے فیضان کو کتاب دیا, میں نے فیضان کو کتاب دی, یا پھر میں فیضان کو کتاب دی. مائی ڈیئر فرینڈس, اگر اس ٹائپ کے کوشچنس آ جائے نا تو ہم اس کو ایسے سالو کرنا چاہیے. اب دیکھیے, کتاب مؤنث ہے یا مذکر؟ کتاب ایک مؤنث ہے, تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے
किताब के अकॉर्डिंग आगे का जो वर्ड होगा हम उसको सेट करेंगे। किताब एक मुअन्नस है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? तो मुअन्नस के लिए दी आता है ना, तो मैंने फैजान को किताब दी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला सवाल है ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? एक बसरी आला है, समाई आला है, समाई व बसरी आला है या फिर नशरी आला है? माय डियर फ्रेंड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो एक बसरी आला है। अगला सवाल है नीला खाके के जरिए डैश तदरीसी वसाइल की मंसूबा बंदी की जाती है, जवाबी पर्ची की मंसूबा बंदी की जाती है, तदरीसी तरीकों की मंसूबा बंदी की जाती है या फिर सवालात के पर्चे की मंसूबा बंदी की जाती है। नीला खाका यानी कि ब्लूप्रिंट। इसके जरिए से सवालात के पर्चे जो होते हैं उनकी मंसूबा बंदी प्री प्लान्ड किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। सवालात को बनाने के लिए सवालात के पर्चे की मंसूबा बंदी की जाती है, प्लानिंग की जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक होता है 2014 पेपर 2 का उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड। आप इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से एनालाइज करें और उन पिछली वीडियोस को भी एनालाइज करें। माय डियर फ्रेंड्स, वो वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी देखें और दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी इससे मुस्तफीद हो सकें। अगर आपको इन सभी चीजों के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसके बाद उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट उस ऐप में जुड़ जाइएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आपको नोट्स हैं वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू अपडेट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ और कुछ टॉपिक्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रॉम नबाहत हुस्ना।